शिमला केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ रेशमा कश्यप और हमारे साथ आज फिर से जुड़े हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप शर्मा जी। जी नमस्कार। आज की जो सबसे पहली बड़ी खबर है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री है वो आज दिल्ली पहुंच गए हैं, वहां पर नड्डा से मिले और कल जो है हिमाचल का जो दौरा है वो उसके लिए आ रहे हैं। इस बीच में क्या क्या जो चर्चाएं वहां पर हुई है और कल का जो कार्यक्रम है उसको लेकर जो पहली अपडेट है आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जैसे कि उनका पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम था। और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा और भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया जो है वो कल हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। उनके साथ जो है हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी हिमाचल आ रहे हैं। मौका है एम्स की ओपीडी जो है उसकी शुरुआत का बिलासपुर के कोठीपुरा में, जिसकी शुरुआत जो है नड्डा ने जो है अपने केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए शुरुआत की थी। और उसका जो एक ओपीडी ब्लॉक का जो है भवन जो है वो बनकर तैयार है, उसकी जो है शुरुआत कल होने वाली है। इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश ने दूसरी डोज लगाने का जो लक्ष्य जो है वो पूरा कर लिया है। तो ऐसे में जो है हिमाचल प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में जो है दूसरी डोज लगाने में प्रथम स्थान पर आ गया है। और इस मौके पर भी जो है एक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और स्वास्थ्य मंत्री जो पूर्व में जो रह चुके हैं और जो वर्तमान में जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा के साथ जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें शामिल होंगे। जी। जी। और कल जो कार्यक्रम होने वाला है तो हिमाचल प्रदेश को हम कहेंगे कि एम्स की जो ओपीडी है वो शुरू की जाएगी। जो केंद्रीय जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। है बीजेपी के और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है वो यहाँ पर होंगे इस मौके पर। इसके अलावा एक चीज़ और जो यहाँ पर देखने में मिल रही है कि बाय इलेक्शन में जिस तरह का यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी का, तो उसमें उसके बाद से जो अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही हैं, अब हम कई अटकलें हैं या इस तरह की और जो बातचीत बीच में निकल कर आ रही है कि संगठनात्मक या सत्ता के स्तर पर जो फेरबदल जी। है वो किए जा सकते हैं। काफी पहले भी ये रूमर्स चले थे। उसके बाद जो जगत प्रकाश नड्डा है उनकी तरफ से वर्चुअल माध्यम से इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया गया था कि ऐसा कुछ नहीं है, जो मुख्यमंत्री है उनके नेतृत्व में ही आगे बढ़ेंगे, इस तरह के कोई फेरबदल नहीं है। लेकिन अब फिर से जो इस तरह की बातें चल रही है कि मंत्रिमंडल में जो संभावनाएं हैं बदलने की वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। जी। जी हाँ, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जैसे हमने कहा कि नई दिल्ली में है और उनका जो है भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात का कार्यक्रम है। हालांकि जो हमारे पास जो अभी तक सूचना मिली है वो अब तक जो है उनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई है। उससे पहले जो है उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा, उनकी जो धर्मपत्नी है डॉक्टर मल्लिका नड्डा है, उनकी तरफ से एक कार्यक्रम जो वहाँ पे रखा गया था। और इसमें जो है भाषा एवं संस्कृति विभाग के सौजन्य से भी यह कार्यक्रम रखा गया था। और ये कार्यक्रम था स्वर्णिम हिमाचल कला महोत्सव, इसका जो नाम दिया गया है। और ये 9 दिसंबर तक चलने वाला है। और इसमें जो है हिमाचली जो उत्पाद है या व्यंजन है उनको भी परोसा जा रहा है और उनको भी प्रदर्शित किया गया है जो हिमाचली उत्पाद है। तो इसका जो है मुख्यमंत्री ने अभी कुछ समय पहले जो है इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसके बाद सूचना यह है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समय मिलने पर देर सायं या देर रात तक अब कह लीजिएगा आप जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। और देर सायं अगर उनकी मुलाकात नहीं होती है देर रात तक, तो सुबह जो है निश्चित तौर पर जो है उनकी जो है भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात हो सकती है। और मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली पहुंचने पर जो है मीडिया से जो अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि उनकी जो है सत्ता और संगठन से जुड़े विषयों पर को लेकर जो है भाजपा के कुछ नेताओं से चर्चा हुई है। और उन्होंने फिलहाल जो है इस बात को खारिज नहीं किया है कि मंत्रिमंडल में जो है अभी फेरबदल नहीं हो सकता। उनका स्पष्ट तौर पर कहना था, उन्होंने जैसे कि शिमला में भी मीडिया से बातचीत में कहा और अब नई दिल्ली में पहुंच के भी उन्होंने ये बात फिर से दोहराई है कि अगर पार्टी आलाकमान चाहेगा और तो उस के आधार पर जो है मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है। और मंत्रिमंडल ही नहीं, सत्ता और संगठन में स्तर पर भी जो है फेरबदल है। सत्ता में जो है आप कह लीजिएगा जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रदेश सरकार की तरफ से बनाए गए हैं उनकी परफॉर्मेंस भी जो है सरकार
जो भाजपा का जो आलाकमान है वो देख रहा है। और अगर वो भी जो है पार्टी की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे हैं तो उनको भी जो है बदला जा सकता है, उनके नाम स्थान पे जो है नए चेहरे सामने आ सकते हैं। और यही जो स्थिति जो परिवर्तन जो है संगठनात्मक स्तर पर भी हो सकता है। इसमें भाजपा में संगठन के स्तर पर नए चेहरे सामने आ सकते हैं। और इन सभी विषयों को लेकर पहले शिमला में मंथन हो चुका है और इसकी रिपोर्ट जो है पार्टी आलाकमान के पास पहुंच चुकी है। और इसी विषय को लेकर नड्डा से निश्चित तौर पर जो है मुख्यमंत्री की चर्चा होने वाली है। और आने वाले समय में जैसे ही निर्देश पार्टी आलाकमान के होंगे उसको लेकर जो है आगामी जो निर्देश जो है उस पे जो है पार्टी अमल करेगी। और उसके आधार पर कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में अगर कुछ जो फेरबदल हो उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जी हाँ, तो मुख्यमंत्री की तरफ से वहाँ पर ये जो बात कही गई है तो उस पर हम कह सकते हैं कि रोक लगाई थी इन सभी चीज़ों पर जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से वर्चुअल माध्यम से, लेकिन फिर से इस तरह की बातें बीच में निकलना और मुख्यमंत्री किस तरफ इशारा कर रहे हैं जी। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि संभावनाएं यहाँ पर फिलहाल लग रही है। और क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा, किसके ऊपर हम कह सकते हैं कि गाज गिरने वाली है, उसको लेकर भी जो अपडेट है हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर है हिमाचल प्रदेश के लिए कि जो हिमाचल है पहली डोज लगाने में तो नंबर 1 रहा ही था, लेकिन अब जो दूसरी डोज लगी है हिमाचल प्रदेश में जितने भी पात्र जो लोग हैं उसमें बड़े राज्यों में हिमाचल प्रदेश ने जो बाजी है मारी है। इसका ये जो जानकारी है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सामने निकल कर आई है। जिस तरह से पिछले कल हमने आपको अपडेट करवाया था कि आज जो लक्ष्य है हिमाचल प्रदेश में डोज लगाने का वो पूरा हो जाएगा, तो ये जो जानकारी सामने निकल कर आई है उसको लेकर हम आपको बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश ने बड़े राज्यों में फिर से बाजी मारी है कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने के लिए। तो हमारे पास हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 53,86,393 जो वयस्क हैं वो पात्र थे, उन्हें कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज लगा दी गई है। तो इसके अंतर्गत हम आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आंकड़ा है वो बताना चाहेंगे। बिलासपुर में 31,000 माफ कीजिएगा 3,18,150 लोगों को, चंबा में 3,52,605 लोग, हमीरपुर में 3,61,954, कांगड़ा में 11,40,439, किन्नौर में 68,460, कुल्लू में 3,22,643, लाहौल स्पीति में 25,494, मंडी में 7,38,818, शिमला में 6,34,019, सिरमौर में 4,10,147, माफ कीजिए 87, सोलन में 5,84,326 और ऊना में 4,29,298 जो टीके हैं वो लगाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो जानकारी सामने निकल कर आई है, इन्होंने बताया है कि कोविड वैक्सीन की जो दूसरी पहली जो डोज है उसको लगाने में भी हिमाचल प्रदेश नंबर 1 बना था। और जो प्रधानमंत्री है उनकी तरफ से 6 सितंबर 2021 को वैक्सीन जो संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, हिमाचल को काफ़ी सराहा गया था। जो यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मचारियों की तरफ से योगदान दिया गया था हिमाचल को नंबर 1 बनाने में पहली डोज को लेकर। तो विशेष ये जो कार्यक्रम उस वक्त आयोजित किया गया था आज़ादी के रंग टीकाकरण के संग, उसमें विशेष तौर पर तारीफ हिमाचल प्रदेश की गई थी मुख्य प्रधानमंत्री की तरफ से। तो ऐसे में जो हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने फिर से बाजी यहाँ पर मार ली है दूसरा डोज लगाने को लेकर जितने भी बड़े राज्य हैं उनमें से। तो एक अच्छी खबर हिमाचल प्रदेश के लिए, एक और हम कह सकते हैं अचीवमेंट है हिमाचल प्रदेश के लिए। तो अगली खबर की तरफ हम आपको ले जाना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो इंटर स्टेट बस सेवा है उसको लेकर जो करार है वो हुआ है, अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो दोनों राज्यों के मध्य जो है जो बसें चलती है और जो दूसरे मालवाहक वाहन चलते हैं या जो परमिट देने की जो समस्या रहती है उसको लेकर जो है एक करार पिछले महीने जो है गत माह जो हुआ था। और उस समय प्रदेश के जो परिवहन जो सचिव का जो दायित्व संभाल रहे थे वो के पंत थे और जो इस समय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे चले गए थे। उसके बाद जो है इस विषय को लेकर जो एक औपचारिकता होती है कि अगर आप कोई करार करते हैं या उसको लेकर अधिसूचना जो है अंतिम रूप देने से पहले जो आपत्तियां और सुझाव जो है संबंध पक्षों से मांगे जाते हैं, उसको जो एक प्रक्रिया थी जो आपत्तियां और सुझाव लेने की उसको पूरा कर लिया गया है। और उसके बाद जो है
अधिसूचना जो है सरकार की तरफ से जारी कर दी है। इस अधिसूचना का अर्थ अब ये है कि जो उत्तर प्रदेश और जो हिमाचल प्रदेश के जो अंदर जो बसों की आवाजाही होगी, उसमें जो है रूट जो है स्पेसिफिक कर दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश से कितनी बसें हिमाचल में आनी है, हिमाचल की कितनी बसें जो है उत्तर प्रदेश में जानी है। जो इस करार के अनुसार लगभग जो हिमाचल की जो बसें जो उत्तर प्रदेश में जो से जो हिमाचल में जो माफ़ कीजिएगा, जो पड़ोसी राज्य की जो बसें हैं वो 19 यहाँ पे आएगी, और यहाँ की जो बसें हैं वो 27 जो है बाहर जाएगी। और कहाँ जाएगी, जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश भी कई धार्मिक स्थल है, मथुरा है, काशी है, और बीच में उत्तराखंड से होते हुए हरिद्वार के लिए भी बसें जाती है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की। तो उन रूटों से जो है कई जो महत्वपूर्ण रूट है वहाँ से बसें जाएंगी। और इसी तरह जो हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा कि कांगड़ा में बहुत से शक्तिपीठ है, ज्वाला जी है, ब्रजेश्वरी है, चामुंडा है, चिंतपूर्णी है, ऊना में है चिंतपूर्णी, और चामुंडा है, और नैना देवी बिलासपुर में है, बैजनाथ का जो शिव मंदिर है वो पालमपुर में है। तो इसी तरह से जो अन्य जो महत्वपूर्ण जैसे धार्मिक स्थल के बाद जो है पर्यटक स्थल है, जैसे शिमला है, मनाली है, तो इन रूटों को लेकर जो थोड़ा सा एक रहता है कि थोड़ा कन्फ्लिक्ट रहता है कि बसों को अनुमति दी जाए कि दूसरे राज्यों को और बाहर यहाँ के राज्यों के वहाँ पे जाने की। तो उसको लेकर जो एक करार हुआ है, और इस करार के अनुसार ही जो है एक दूसरे राज्यों की जो बसें जो है इन स्थानों में जा पाएगी। इसके जी अलावा जो है जो वाहनों को जो एक टेम्परेरी होता है, एक परमिट दिया जाता है, उसको लेकर भी जो है एक MOU कह लीजिएगा, जो इसी जो अधिसूचना का हिस्सा है वो हुआ है। और एक जो मालवाहक वाहन है वो भी जो है इस श्रेणी में लाए गए हैं। यानी जो बस सेवा के अलावा जो है अस्थाई परमिट और जो मालवाहक वाहनों की जो आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए जो है एक दोनों राज्यों के बीच जो सहमति बनी है उसको जो है अब सरकार की तरफ से मुहर लगा दी गई है, और इस मुहर को लगने के बाद जो है औपचारिक जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है। जी तो अगली अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, ये लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई खबर है। जो लोक सेवा आयोग है उनकी तरफ से तकनीकी शिक्षा, वोकेशनल और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विभाग के विभिन्न पदों को भरने के लिए जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसका शेड्यूल आज जारी किया गया है। तो आपको हम बता दें कि ये जो टेस्ट है वो 16 से 18 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, और शेड्यूल के अनुसार लेक्चर अंग्रेजी के पद को भरने के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो 16 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के पदों को भरने के लिए जो पर्सनैलिटी टेस्ट हैं वो 16 से 18 दिसंबर तक होंगे, और लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के पदों को भरने के लिए जो पर्सनैलिटी टेस्ट आयोजित किए जाएंगे वो 17 और 18 दिसंबर को, और असिस्टेंट प्रोफेसर आर्किटेक्चर के पदों को भरने के लिए पैनलिस्ट का जो टेस्ट है वो 17 और 18 दिसंबर को यहाँ पर होगा। और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो सचिव है देवेंद्र कुमार, उनकी तरफ से ये जो जानकारी है सामने आई है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि पर्सनालिटी टेस्ट में जो बैठने वाले कैंडिडेट्स होंगे, एलिजिबल जो कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए जो कॉल लेटर है वो जल्दी ही जो इनकी वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो SMS और ईमेल के जरिए भी जो जानकारी है संबंधित वो भेज दी जाएगी। तो इसके अलावा जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की मुख्य जो लिखित परीक्षा है उसको लेकर भी जो जानकारी आज सामने आई है। 12 दिसंबर को ये जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। ये हम आपको बता दें कि जो परीक्षा है शिमला में ही आयोजित की जाएगी, और विषयवार जो डेट शीट है वो आयोग जल्द ही अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाएगा। और सेम वही उम्मीदवारों को जो एडमिट कार्ड और ये है वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप वेबसाइट ज़रूर देखें। तो अगली जो अपडेट वो भी लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई है। तो आपको हम बता दें कि HCS की जो परीक्षा है उसमें 6 जो उम्मीदवार हैं वो इसे नहीं दे सकेंगे। तो हम आपको बताएंगे कारण क्या है इस चीज़ को लेकर। तो जो मुख्य परीक्षा है उसमें बैठने के लिए जो ज़रूरी दस्तावेज रहते हैं वो जमा ना करवाने के चलते जो मुख्य लिखित परीक्षा है इसकी जो तय तिथि ऑनलाइन पर जो आवेदन करने जिन्होंने नहीं आवेदन किया है वो 6 उम्मीदवार है। जो इसकी तिथि थी वो 2 दिसंबर तक रखी गई थी, इसीलिए ये जो 6 उम्मीदवार है अब इसमें नहीं यहाँ पर बैठ पाएंगे। इन उम्मीदवारों का जो नाम है और जो कारण है जिस वजह से ये नहीं इस परीक्षा में बैठ पाएंगे
इनकी सूचना आयोग की जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध करवा दी गई है। तो हम आपको बता दें कि जैसे 26 नवंबर को एचएएस की जो इस परीक्षा में बैठने के लिए उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों को अपना जो यूजर लॉगिन आईडी के माध्यम से 2 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई करने के जो निर्देश है वो जारी किए गए थे। और हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक आयोग प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी यानी कि एचएएस की जो मुख्य लिखित परीक्षा है वो 15 दिसंबर से शुरू होने वाली है और ये परीक्षा 21 दिसंबर तक चलने वाली है। तो ये हमने अपडेट आपको लोक सेवा आयोग से संबंधित जो जरूरी थी आप तक पहुंचाई। अगली अपडेट आप तक पहुंचाएंगे ये है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आज जो ईसी की बैठक है वो आयोजित की गई थी। इनमें किन किन महत्वपूर्ण जो विषय है उन पर जो निर्णय है लिए गए हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद यानी ईसी जो विश्वविद्यालय की एक सर्वोच्च संस्था जो निर्णायक संस्था मानी जाती है, जिसके आधार पर जो है निर्णय लिए जाते हैं, उसकी जो है अहम बैठक जो है आज कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में हुई। और इस बैठक से पहले जो है थोड़ा सा विवाद भी हुआ। कर्मचारी संगठनों की तरफ से भी अपनी मांगें उठाई गई और जो छात्र संघ है, एबीवीपी है, एसएफआई है, एनएसयूआई है, उन्होंने भी जो है अपनी मांगों को लेकर जो है विरोध भी जताया और जो है अपने जो ज्ञापन जो है वो भी जो है इसी को सौंपे। तो कुल मिलाकर जो है ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी और इसमें जो है एक जो सहायक कुल सचिव के पद के जो भर्ती का जो मामला है, इस पर जो है रिव्यू कमेटी जो है उसका जो है गठन किया गया है। और दिव्यांगों को जो है निशुल्क जो है हॉस्टल सुविधा देने की जो है बात जो है सामने आई है। इसी तरह जो है कर्मचारियों के जो आंदोलन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर जो है उसको लेकर जो है 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है ताकि उसका जो है निवारण हो सके। इसके लिए कर्मचारियों की तरफ से सुझाव भी मांगे जाएंगे। और जो गैर शिक्षकों के अलावा जो शिक्षकों की भर्ती का जो से संबंधित जो विज्ञापन जो ऐड दी गई थी, जो विज्ञापित किए गए थे पद, उसको जो है 6 माह और जो है आगे खिसका दिया गया है। यानी अब थोड़ा सा समय लगेगा इस भर्ती प्रक्रिया में। और विश्वविद्यालय में जो है कर्मचारियों की तरफ से ये भी मांग की जा रही थी कि जो सहायक कुल सचिव के जो 10 पदों को भरने और कर्मचारियों को भरने की जो है अनुमति दी जाए। इसी तरह जो है पीएचडी प्रवेश का मामला है, जिसको लेकर थोड़ा सा यूनिवर्सिटी जो प्रशासन जो है थोड़ा सा सुर्खियों में भी रहा है कि जो वहाँ पे जो लगे हैं जो अधिकारी के स्तर पे जो है बिना प्रवेश उनके जो है जो अपने स्पाउस है या जो उनके परिवार या निजी जो है संबंधी है, उनको जो है प्रवेश की अनुमति देने का जो एक मामला सामने आया था। हालांकि ये निर्णय पहले इसी का था और विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से इस बारे में स्पष्ट भी की गई थी स्थिति है, उसको लेकर भी जो है छात्र संगठनों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एक क्राइटेरिया होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो है एक जो शिक्षक और जो नॉन शिक्षक मतलब शिक्षक और जो गैर शिक्षक है, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनके मसले है और जो शिक्षकों से जुड़ी मांगे है और छात्रों से जुड़ी मांगे है, इनको लेकर जो है इसी में एक विस्तार से जो है चर्चा हुई है। और इन निर्णयों को जो है जल्द ही जो है अमल होगा अब आने वाले समय में। और एक कर्मचारियों के 274 पदों को जो भरने का जो मामला भी है, इसको लेकर भी जो है विज्ञापन जारी किया गया था। इसको लेकर बात सामने आई है कि जो अतिरिक्त पदों को जो विज्ञापित किया गया है, इनको भी जो है आने वाले समय में जो है भरा जाएगा। यानी और वित्त जो कमेटी की जो इससे पहले जो बैठक हुई है, उसकी सिफारिशों को भी जो है स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अलावा जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से जो जुड़े विद्यार्थी है, उसमें भी जो है पीएचडी की जो है अतिरिक्त सीटों को उपलब्ध करवाने की बात सामने आई है। यानी कुल मिलाकर जो है शिक्षकों, गैर शिक्षकों और छात्रों से जुड़े मसलों पर जो है विस्तार से चर्चा हुई है। कर्मचारी जो वहाँ का जो संगठन है, उन्होंने भी अपनी मांगों को लेकर ऐतराज़ भी जताया है कि उन मांगों को जल्दी आप पूरा कीजिए, अन्यथा जो है कर्मचारी संगठन ने जो है आंदोलन की धमकी दी है। इसी तरह की जो बातें जो है जो तीनों जो प्रमुख छात्र संगठन एबीपी, एसएफआई और एनएसयूआई ने ये भी अपनी मांगों को दोहराया है और अपने ज्ञापन सौंपे हैं। और कुल हालांकि जो विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी तरफ से सकारात्मक रुख अपनाया गया, कहा है कि इन मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन
आप कह लीजिएगा कि जो कर्मचारी संगठन है और जो छात्र संगठन है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर इन मांगों को जो है आप समयबद्ध पूरा नहीं करते तो हम आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जी। जी, तो इसी की बैठक से संबंधित अपडेट आप तक पहुँचाई। अगली खबर आप तक हम जो बताना चाह रहे हैं आपको ये है कि आखिरकार जो शिक्षा विभाग है उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र क्यों लिखा है। तो हम आपको बता दें एक जो स्कॉलरशिप है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इसमें जो आवेदन की तिथि है उसको बढ़ाने को लेकर जो ये लेटर जो है या हम कह सकते हैं एक मांग जो शिक्षा विभाग की तरफ से की गई है केंद्र सरकार को, तो उसको लेकर ये जो पत्र है लिखा गया शिक्षा विभाग। तो डिटेल खबर आपको बताना चाहेंगे। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जो विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप योजना है उसके लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि, जैसे हमने आपको बताया 18 दिसंबर करने का जो आग्रह है शिक्षा विभाग की तरफ से किया गया है भारत सरकार को। तो इस संबंध में जो हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक है और स्कॉलरशिप योजना के जो नोडल अधिकारी है उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने जानकारी देते हुए हमें ये बताया कि ये जो मांग उनकी तरफ से क्यों उठाई गई है। तो उन्होंने कहा कि जो शिक्षण संस्थान है इस साल की अगर हम बात करें कोरोना की वजह से शिक्षण संस्थानों में जो दाखिला हुआ है बच्चों का तो वो देरी की वजह से हुआ है। तो जिस वजह से क्या है जो मेधावी छात्र हैं उनकी जो सूची है वो समय पर जारी ये नहीं कर पाए, ये भी एक कारण है। और अभी जो प्रदेश में सैकड़ों जो विद्यार्थी है वो 2021-22 जो वर्ष है स्कॉलरशिप के लिए अभी आवेदन नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में जो पात्र विद्यार्थी हैं कहीं वो स्कॉलरशिप से छूट ना जाए, उन्हें वो वंचित ना रह जाएं, तो इसीलिए उन्होंने आवेदन किया है कि ये जो पोर्टल है आवेदन की जो तिथि है इसे बढ़ाकर 18 तक किया जाए और फर्स्ट लेवल की जो वेरिफिकेशन है 31 दिसंबर तक करने का और सेकंड जो वेरिफिकेशन है उसे 31 जनवरी तक करने की जो मांग है यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से उठाई गई है। इसके अलावा जो यहाँ पर शिक्षा विभाग ने जितने भी डिस्ट्रिक्ट जिला पर उपनिदेशक है उन्हें क्लस्टर स्कूलों की जो संशोधित सूची है उसे भेजने की भी जो निर्देश है यहाँ पर जारी किए हैं। और इस दौरान जैसे जिला में जो प्राथमिक स्कूल है, मिडिल और हाई स्कूल है, उन्हें अपग्रेड जिन्हें किया गया है, तो ऐसे जितने भी स्कूल्स हैं उनकी अलग अलग जो सूची है वो भी शिक्षा विभाग की तरफ से मांगी गई है, निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। और क्योंकि हाल ही में जो विभाग ने 10 से जो 15 स्कूलों को अपग्रेड किया था जबकि क्लस्टर स्कूलों की सूची पूर्व में बनाई गई थी, तो ऐसे में अब इन क्लस्टर स्कूलों में बदलाव किया जाएगा। तो ये हमने आपको जानकारी बताई शिक्षा से संबंधित। अगली जो अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं वो शिमला से है, जहां पर जो पर्यटक है आज सुबह की घटना है, बाल बाल बचे वो, क्योंकि उनकी चलती गाड़ी में जो आग है इस तरह की जो घटना यहाँ पर शिमला में हुई है। आज सुबह करीब 6:45 के करीब जो ये पर्यटक है चंडीगढ़ से शिमला आ रहे थे बाय कार और यूपी की ये गाड़ी थी और पांचों लोग जो उसमें सवार थे वो भी यूपी के ही थे। अचानक जब गाड़ी 103 के पास पहुंची, इसमें जो कारण बताए जा रहे हैं वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हुआ और इसमें आग लगी। इतनी भयंकर वो आग उसमें लगी थी। हमने वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों से ये जो सूचना है वो साझा करी थी कि बिल्कुल हम कह सकते हैं कि गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और समय रहते अगर ये पांचों लोग गाड़ी से बाहर नहीं निकलते तो हम कह सकते हैं काफ़ी जो हादसा है बड़ा हादसा वहाँ पर हो सकता है। बहरहाल जब गाड़ी से बाहर वो जो पर्यटक है वो निकल रहे थे तो दो युवकों को, दो जो पर्यटक हैं उन्हें कुछ हम कह सकते हैं कि वो घायल हो गए थे और उपचार के लिए उन्हें आईजीएमसी अस्पताल यहाँ पर लाया गया, क्योंकि हल्की जो चोटें उन्हें यहाँ पर उस घटना की वजह से यहाँ पर आई है। और घटना की खबर मिलते ही जो दमकल कर्मचारी है वो वहाँ पर मौके पर पहुँचे, जो आग है उस पर काबू पाया गया और हम कह सकते हैं कि ये अच्छी खबर रही कि किसी जानी नुकसान इसमें ज़्यादा नहीं हुआ। अदरवाइज़ अगर आग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती और वो पांचों उसी में ही अंदर रह जाते तो यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये हमने आप तक अपडेट पहुँचाई है। अगली जो खबर हम आप तक पहुँचा रहे हैं वो कोरोना से संबंधित है कि हिमाचल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कितने नए जो मामले हैं सामने हैं। तो हम आपको बता दें पिछले 24 घंटों में एक भी मौत नहीं हुई है कोरोना के चलते, लेकिन 78 जो नए मामले हैं वो कोरोना के पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। तो कहाँ कहाँ से ये पॉजिटिव मामले आए हैं आपको बता दें। बिलासपुर से 3, चंबा से 3, हमीरपुर से 7, कांगड़ा से 25, किन्नौर से 1, कुल्लू से 1, मंडी से 5, शिमला से 17, सोलन से 6 और ऊना से 11 जो मरीज हैं कोरोना के वो सामने आए हैं। ज़िला शिमला की अगर हम आपको जानकारी दें, जैसे हमने बताया 17 मामले सामने आए हैं। कहाँ कहाँ से उसके बारे में आपको बता दें।
जो ज़िला शिमला है, यहाँ पर जो लगातार कोरोना का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। और शिमला इसीलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दूसरे ज़िलों से भी जो मरीज़ हैं वो यहाँ पर इलाज करवाने के लिए सामने आते हैं। तो हम आपको बता दें, शिमला में पंथा घाटी से 1 मामला सामने आया है, ढली से 2, संजौली से 3, इंजन घर से 3, ये भी संजौली में ही है, आईजीएमसी से 1, और अन्य जो मामले हैं वो शिमला के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ से सामने आए हैं। तो कोरोना को लेकर जो अपडेट है हमने आप तक रखी, और पिछले 24 घंटों में जो जो महत्वपूर्ण खबरें थी वो भी तमाम अपडेट हमने आपके सामने रखी हैं। तो फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, तब तक के लिए आप तमाम अपडेट के लिए बने रहिए शिमला केसरी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। नमस्कार।